कि आपके बाइकआउट करने से फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, या फिर क्या मुसलमानों पे जुल्म ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो यकीन माने आप बहुत ही मासूम भी हैं और हकीकत से कोसों दूर भी। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि क्यों सिर्फ बाइकआउटिंग इज़ नॉट इनफ और आप फिर कैसे मुसलमानों की और फ़लस्तीन की मज़ीद मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि आपकी आंख खुल सके और शायद आपके थ्रू किसी और की भी हेल्प हो सके। अब हमारा सवाल आता है कि क्या बाइकआउटिंग से बिल्कुल हेल्प नहीं होती? इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में दो तरह के लोग एक्टिव बाइकआउटिंग कर रहे हैं। पहले वो जिनको पता है कि बाइकआउटिंग क्यों की जा रही है, BDS क्या है, क्या वजूहत हैं। दूसरे वो जो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। इनके अंदर इतनी नफरत भरी है कि ये ट्रेंड फॉलो करके खुद को एक बेहतरीन इंसान समझने लगते हैं और इंटरनेट पे मौजूद हर उस इंसान को माओ बहन की गालियां तक देते हैं जो इनके वाला बाइकआउट नहीं करते, जो इनके वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करते। वापस अपने सवाल पे आते हैं कि क्या बाइकआउटिंग का कोई फ़ायदा नहीं? वक्ती तौर पे फ़ायदा तो होता है, लेकिन जिन ब्रांड्स और इसराइल को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। 7 अक्टूबर को हमास ने पहली दफ़ा इसराइल पे हमला किया और उस दिन के बाद से आज तक इसराइल कंटिन्यूसली बमबारी कर रहा है। इसके फ़ौरन बाद से बाइकआउटिंग का आगाज़ हो गया था, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे, जोरा न्यूज़ के मुताबिक 2023 के आखिरी हिस्से में मैकडॉनल्ड्स की सेल ऑलमोस्ट 11% इंक्रीज़ हुई थी। और आपको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे आप उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं वहाँ पे दूसरे लोग उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन द गार्डियन के मुताबिक पहली दफ़ा पिछले 4 साल में मैकडॉनल्ड्स ने अपना एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ नंबर मिस किया। अब यहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स ने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में 0.7% ग्रो किया, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस तो थी 5.5% ग्रो करना। अल जज़ीरा के मुताबिक पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स ने 3.4% ग्रो किया, जबकि पिछले ही साल ये नंबर 8.8 था। लेकिन मीडिया आपको बता रहा होगा कि मैकडॉनल्ड्स को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, शायद वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दें। और आपने ये रिपोर्ट लाजमी सोशल मीडिया पे देखी होगी कि मैकडॉनल्ड्स को $7 बिलियन का नुकसान हुआ। अब ये बात है तो सच, लेकिन हकीकत से कोसों दूर। इस बात का सेल से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये स्टॉक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। लोगों ने पैनिक करके अपना पैसा निकाला और मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक को नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन वही लोग बाद में दोबारा से पैसा डाल भी देंगे, तो इस नुकसान का मैकडॉनल्ड्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोका कोला ने भी सिमिलर सिचुएशन का सामना किया है। 2023 के लास्ट क्वार्टर में कोका कोला की सेल्स 3.4% इंक्रीज हुई, जबकि इनकी उम्मीद थी 4.7% इंक्रीज होना। तो नंबर्स आपको ये बताते हैं कि नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन इतना खास नहीं जिससे इनको कोई खास नुकसान पहुंचे। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप बाइकआउटिंग छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सिर्फ बाइकआउटिंग से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, मुसलमानों की, स्पेशली पाकिस्तान के मुसलमानों की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म है। ये आज तो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन कल को दोबारा से उन्हीं ब्रांड्स की प्रमोशन भी करेंगे, उन्हीं ब्रांड्स को इस्तेमाल भी करेंगे और उनको अपना अबू भी बना लेंगे। चले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2014 में इसराइल और गज़ा की एक सिमिलर सिचुएशन सामने आई थी। तब भी मुसलमानों ने बाइकआउट का ऐलान किया था। पाकिस्तान में तो रोड्स तक ब्लॉक हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, कई मैकडॉनल्ड्स बंद हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दोबारा से मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस खुल गई, दोबारा से लोगों ने वही प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए, दोबारा से लोगों ने उनकी वाह करना शुरू कर दी। तो हम क्या सीखते हैं कि लोग आज तो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली कल को दोबारा से ये बाइकआउट ख़त्म कर देंगे, और शायद बहुत से लोगों ने ख़त्म कर भी दिया हो। इसी तरह 2020 में भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? दोबारा से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होना शुरू हो गए। इसी तरह कोका कोला ने भी मिलते जुलते बाइकआउट्स का सामना किया है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें बताती है कि जो चीज़ आज बाइकआउट लिस्ट में है, कल को दोबारा से वही लिस्ट की प्रमोशन होगी, दोबारा से वही चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की मेमोरी बहुत ही छोटी होती है। इनको कल की बात कभी याद नहीं रहती, ये सिर्फ आज की सोचते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि लोग समझ ही नहीं रहे कि इसराइल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। इसका छोटा सा जवाब है स्ट्रॉन्ग लॉबी, जिसको मैं कुछ देर बाद एक्सप्लेन करूंगा।
यहाँ पे लोगों का मेजर फोकस होना चाहिए कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो पूरी दुनिया कंज्यूम करे, वो ऐसे बिजनेसेस बनाए जिस पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो, ताकि आपकी वजह से दुनिया चले, दुनिया की वजह से आप नहीं। मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ पे लोग इतनी छोटी पिक्चर क्यों देखते हैं और क्यों ये नहीं देखते कि इसराइल आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना और हम भी कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। कैसे वो लोग जिनको एक वक्त देखते ही कत्ल कर दिया जाता था, जिनको कोई अपने घर में रहने की जगह नहीं देता था, नौकरी तो काफ़ी दूर की बात है, आखिर कैसे वो इतने कामयाब हो गए। उनको पता चल गया कि कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा, इस दुनिया को एक ही चीज़ चलाती है और वो है पैसा, और उस पैसे के थ्रू आज वो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आज अमेरिका इसराइल के जेब में है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के काफ़ी बड़े बड़े मुल्कों को इनडायरेक्टली इसराइल लॉबी कंट्रोल करी है। सिर्फ 2020 में ही इसराइल लॉबी ने यूएस पॉलिटिशियंस को $70 मिलियन डोनेट किए थे। कई डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को इसराइल लॉबी डोनेट करती है और फंड करती है और बाद में उन्हीं से अपना काम निकलवाती है। वो तमाम पॉलिटिशियंस जो इसराइल के एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, उनकी अचानक से प्रमोशन होती है और उनको अच्छी अच्छी पोजीशन मिल जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 बड़े ज़ायनिस्ट ग्रुप यानी 10 बड़े यहूदियों के ग्रुप्स के पास इस वक्त $500 मिलियन से ज़्यादा पैसे हैं, जबकि प्रो पैलेस्टीनियन यानी फ़लस्तीन के हक में बनाए जाने वाले ग्रुप्स के पास सिर्फ 4 मिलियन, जबकि लिबरल ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यहूदियों के खिलाफ बनाई जाने वाली कमेटी के पास सिर्फ $6.1 मिलियन है। इसी तरह अमेरिकन जूइश कमेटी यानी अमेरिका में यहूदियों की कमेटी के पास $240 मिलियन है, जबकि उनकी सबसे छोटी इजराइल अमेरिकन कोलिशन कमेटी के पास $1.6 मिलियन है, जो कि मुसलमानों की और फ़लस्तीन की बड़ी कमेटी से फिर भी ज़्यादा है। यानी कि वहाँ की सबसे छोटी कमेटी के पास भी यहाँ की सबसे बड़ी कमेटी से ज़्यादा पैसा है। इसी तरह यूएस पॉलिटिशियन हिल हार्पर ने बताया कि उनको इजराइल लॉबी ने $20 मिलियन की पेशकश की है अगर वो रशीदा तालिब, जो प्रो पैलेस्टीनियन यानी फ़लस्तीन के हक में बात करने वाली सियासतदान है, के खिलाफ इलेक्शन लड़े। यूके में 80% कंजर्वेटिव एमपीज इनडायरेक्टली ऐसे ग्रुप्स के मेंबर्स हैं जिनको इसराइल कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल आता है कि हम ऐसा क्या करें कि मुसलमान भी स्ट्रॉन्ग हो और फ़लस्तीन पे जंग भी ख़त्म हो। तो इसका जवाब बहुत आसान है, ऐसे प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस बनाएं जिस पे दुनिया डिपेंडेंट हो, और स्ट्रॉन्ग लॉबीज क्रिएट करें। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को डोनेट करें, इवन छोटे पॉलिटिशियंस को भी डोनेट करें, खुद से पॉलिटिशियंस को फंड करें और अपने पॉलिटिशियंस को आगे पुश करें ताकि आपका एजेंडा पुश हो। इसराइल ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। जिन अल्टरनेटिव ब्रांड्स लाइक गोरमे कोला या कोला नेक्स्ट को आप यूज़ करें, उनको बोलें कि वो भी बाकी बड़े ब्रांड्स की तरह स्ट्रॉन्ग लॉबीज क्रिएट करें, वो भी बाकी बड़े ब्रांड्स की तरह अपने कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करें। लेकिन यहाँ पे तो ब्रांड्स की सोच इतनी छोटी है कि रिसेंटली अभी कोला नेक्स्ट और गोरमे कोला ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि उनको वक्ती फ़ायदा दिख रहा है और वो सिर्फ अपना वक्ती प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उनको कभी लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपना वक्ती फ़ायदा निकाल के निकलना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। इनको कोई बोल दे कि जाके बाकी लोगों की मदद करो जिस तरह बड़े ब्रांड्स करते हैं, तो ये बोले हमारा पैसे हम क्यों करें, हम तो अपनी मदद करेंगे। तो ये ब्रांड सिर्फ अपनी हेल्प करते हैं। आपको इन ब्रांड्स को बावर कराने की जरूरत है कि आप भी बाकी बड़े ब्रांड्स की तरह लॉबीज क्रिएट करें, आप भी बड़े बिजनेसमैन की तरह लॉबीज क्रिएट करें ताकि हमारा एजेंडा पुश हो, ताकि हमारे लोगों की मदद हो सके। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम बाकी ब्रांड्स की तरह आपका भी बाइकआउट करेंगे और हम उन ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करें। आखिर में मैं सिर्फ इतनी ही बात करूंगा कि जब तक आपकी जेब खाली है तो कोई भी स्टेट लेवल पे आपकी बात नहीं मानेगा, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट आपके राइट्स के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप उनकी जेब भरोगे, वही ऑर्गेनाइजेशंस, वही बिजनेसमैन, वही इंस्टीट्यूट्स, वही पॉलिटिशियंस आपके एजेंडा को सपोर्ट करेंगे और प्रमोट भी। जब आप उनकी जेब भरोगे तो आपकी जी हजूरी भी होगी और इज्जत भी। अभी भी वक्त है, छोटी तस्वीर मत देखो, लंबी है रात मगर आने वाली रोशनी को देखो। बाय द वे, माय नेम इज़ ओसामा और इस चैनल पे मैं इससे मिलता जुलता कंटेंट अपलोड करता रहूँगा जिससे आपकी भी आंख खुल सके और मेरी भी। और अगर आप इस जर्नी में मेरा पार्ट बनना चाहते हो, मेरा साथ देना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। थैंक यू।